everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Let's get started with the topic of historical records, which comes from the chapter of Introduction to How, When and Where. It looks like NCERT ज़्यादा मेहनत नहीं करती है. फिर क्लास 6 में हमारा how, when, where and what was the chapter if I'm not wrong, हमें आप दे दिया गया है how, when, where, जहाँ पे हमें इसे चैप्टर को दो हिस्सों में कवर कर रहे हैं. पहला हमने डेट्स एंड हिस्ट्री किया है और दूसरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है. सो दिस इज एक्चुअली द सेकंड सेशन ऑफ द चैप्टर. द वेरी फर्स्ट वन, व्हिच इज डेट्स एंड हिस्ट्री, हैज बीन डन बिफोर. टुडे वी आर गोना कवर historical records. So let's get started. The concepts that we'll be doing are going to be sources of colonial history of India, British administration records of colonial India, preservation of British administrative records, surveys under the British administration of India, non-official records in history, literary sources of British India, National Archives of India, and National Museum. Now let me also quickly introduce myself. Hi बच्चों, मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe. I come with an experience of more than 9 years in the field of teaching and have been associated with teaching for a while now, both online and offline, which has been a great, wonderful journey for both ICSE and CBSE. मैंने अपनी पढ़ाई ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से करी है and hence I specialize in English and social science. So that was a quick intro about me. Now we'll have a quick lens moment of the day. So bachcho, this is a beautiful, amazing, great device which helps us to find out in-depth, enriching learning videos of anything that you want, just like in few seconds and in just few taps. जब भी आप कुछ पढ़ रहे होते हो, कई बार किताबों से समझ नहीं आता क्या लिखा है, या कई बार डिटेल्स इनफ नहीं होते हैं, और समटाइम्स यू वांट टू नो मोर अबाउट इट. व्हाटएवर इज योर रीजन, वेयर एवर यू आर कमिंग फ्रॉम, द पाथ gets a little difficult. You tend to usually end up putting out, Googling it or trying to find it on YouTube or different platforms, which is not the fight. The bigger fight is actually the struggle and the time that goes into it to find the specific, right, correct resource that will be actually helpful for you to be able to comprehend and understand the concept. इतना टाइम देने के लिए हमेशा नहीं होता है. कभी कभी हम अर्जेंटली या तुरंत जानना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, या कभी टाइम हुआ तो रिसर्च भी कर लेंगे. बट इफ देयर इज एन इजी वे आउट टू लर्निंग व्हिच विल इन फैक्ट नॉट वो पूरी एनर्जी हमारी एग्जॉस्ट जो है वो रिसोर्स को ढूंढने में नहीं हो जाए, जहां पे हम वेट करके आराम से खुद भी देख सकें, तुरंत फटाफट कुछ मिल जाए और फिर हम अपना वो टाइम उस लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकें, इससे बेटर क्या हो सकता है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बुक है जो स्कैन किया गया है ओवर हियर, एंड यू कैन सी दैट some words have been given. तो ये बेसिकली बुक स्कैन करने के बाद टेक्स्ट अपने आप जो है इसने रीड कर लिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हाईलाइट कर दिए गए. उन वर्ड्स में से जिस भी वर्ड के बारे में आपको लर्न करना है, समझना है, आपने बस उसे सिलेक्ट करना है. द मोमेंट यू डू दैट, इट ऑटोमेटिकली विल गिव यू, इफ देयर इज अ 3D मॉडल फॉर यू टू इंटरैक्ट एंड लर्न एंड लुक एट इट, और वॉट एवर वीडियोज आर एसोसिएटेड विद इट. दैट्स द ब्यूटी. So what I'm going to do is I'm going to quickly open the app in my phone. मैं जल्दी से उस एप्लीकेशन को खोल लूंगी और उसके बाद हमें उस एप्लीकेशन को हमारे कैमरा का, फोन के कैमरा का एक्सेस देना होता है. Where did it go? Second. हाँ, फिर हमें एक्सेस देना होता है, एंड देन वी जस्ट हैव टू टेक अ पिक्चर. अब आपको लग रहा होगा कि मैम सिर्फ किताब की फोटो ले सकते हैं. नहीं, मेरे स्क्रीन पे जो लिखा है मैं उसकी फोटो ले रही हूँ. आप किसी भी जगह पे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, वो चीज के बारे में जानना चाहते हो, आप उसकी फोटो ले सकते हो. किसी भी बॉटल पे कुछ लिखा है, कहीं पे भी कोई पैम्फलेट आया, कोई मैगजीन है, या फिर आप फोन में ही कुछ पढ़ रहे हो, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड upload that screenshot. That's how amazing this is. So I've quickly taken a picture, and you'll actually be able to see that some words have got highlighted over here, and I've got some resources to learn from it. So जैसे I can see preservation of British administration records. The moment I click on it, I get a video. So that's how easy and less time consuming this is. मुझे बिल्कुल भी टाइम, मेहनत कुछ नहीं लगाना पड़ा और वो आराम से हो गया. मेरे पास सारे रिसोर्सेज आराम से आ गए. That's the beauty, right? So we'll start with a quick recap. History बच्चे is all about studying past events based on the evidence we found. तो हमें जो अलग अलग तरह के एविडेंसेस मिलते हैं, अलग अलग जो चीजें हैं, पास्ट इवेंट्स हैं, उनके बेसिस पे जो भी हम पढ़ते हैं वही हिस्ट्री में क्वालिफाई होता है, वही हिस्ट्री डिफाइन करता है. वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सिमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस became visible.
हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कब कहाँ कैसे हुआ होगा, until unless it's about modern history और medieval history where we have a lot of literary evidences. कई सारी चीजें हमारे पास ट्रेसेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं उनके बेसिस पे हम थोड़ा स्पैन ऑफ टाइम पे समझ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इन 20 सालों में, इन 50 सालों में, इन 100 सालों में ये ग्रेजुअल शिफ्ट आया होगा, और वैसे करके हम ट्रेस करते हैं हिस्ट्री को. इंडियन हिस्टोरियंस हैं हमारे जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को रीड किया एंड बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कॉमन फीचर्स है, हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में. एंशियंट आपका 700 कॉमन एरा, या आप कह सकते हो एडी, एनो डोमिनी के पहले के ईयर्स को कहते हैं. 700 से 1750 तक रफली हम मेडिवल लेते हैं बिकॉज ऑफ हाउ सोसाइटी वाज एंड एवरीथिंग वाज, एंड देन ब्रिटिशर्स केम इन एंड द मॉडर्न स्ट्रगल स्टार्टेड. दैट्स वेयर द मॉडर्न हिस्ट्री बिगिंस टिल नाउ. सो जेम्स मिल एक इंसान है जो ब्रिटिशर है. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को अलग तरीके से डिवाइड किया है. ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. हालांकि वो टाइमलाइन में अलाइंड है आपके मेडिवल, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से आप देखो तो, बट व्हाट दे से इज दैट इट्स बेस्ड ऑन द रूलर्स एंड द रिलीजन, द रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैज बीन देयर, एंड दे से दैट द फर्स्ट वन इज द Hindu rulers followed by the Muslim rulers and then the British rulers. That's how history is divided. Because they wanted to taint our history, they clearly did not give us enough credibility. उन्होंने कहा कि जब कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, चेंजेस के बेसिस पे आप हिस्ट्री की डिविजन करते हो. लेकिन इंडियन सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्टैग्नेंट बिकॉज ऑब्वियसली दे वांटेड us to feel that हमने डेवलपमेंट ज्यादा नहीं की, कुछ ट्रांजिशन नहीं हुआ, कुछ ज्यादा रिमार्केबल नहीं हुआ, और इन सारी चीजों की वजह से हमारे पास कुछ है नहीं, हम सिर्फ रूलर्स और रिलीजियस चेंजेस के बेसिस पे हमारी हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं. एज आई सेड, नॉट करेक्ट. इसीलिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा एक्टिवली एक्सेप्ट नहीं की जाती है, नॉट जस्ट बाय द इंडियन हिस्टोरियंस बट अदरवाइज इज वेल. बट दैट्स वन एंगल दैट वी कैन ऑल्सो मर्ज एंड अलाइन along with the history that India has, which is the effect of the religious changes that was there. Then we have the term colonial, which denotes the rule by the country on one country by other. तो colonization का मतलब क्या होता है? अब जैसे आप देखते होगे, आपने सुना है बैक्टीरिया वगैरह कॉलोनीज बना लेते हैं. तो वो क्या करते हैं, जिस प्रे पे वो जिस चीज पे वो ग्रो करते हैं, क्योंकि हमें पता है उनको होस्ट चाहिए होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद ग्रो नहीं कर सकते, एक होस्ट उन्हें मिल जाता है जो उन्हें फीड करता रहता है, उसके रिसोर्सेज पे वो जी रहे होते हैं, वहां जाके अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, यानी कि दूसरे के क्षेत्र में उनका सारा सामान यूज करके कब्जा करके खुद ग्रो करने लगते हैं. दैट्स व्हाट कोलोनाइजेशन इज. बिगर कंट्री वुड कम, एक छोटी रिसोर्सफुल छोटी कंट्री को ढूंढती थी, उनके रिसोर्सेज पे अपने आप को ग्रो कराने के लिए जम जाती थी जाके उनके एरिया में, और सारा कुछ उनसे ले करके रिसोर्सेज, मनी, इकोनॉमी उनको डिप्लीट करती जाती थी और खुद ग्रो करते जाती थी और उन पे रूल भी करती थी. सो वी सी दैट देयर इज द रूल ऑफ अनदर कंट्री लाइक द ब्रिटिशर्स हैड ऑन इंडिया. दिस टर्म इज नोन एज कोलोनाइजेशन, एंड द रूलिंग कंट्री इज नोन एज द colonial country, as the colonizers. So the term colonial denotes the rule of one country on another country by subjugating them, dominating them, and leading unka politics, economy, social, cultural changes, everything, which means they will determine everything, they will take shots of everything, they will figure out everything, right? So that is what it is. Now we'll get started with 3 questions. I am sure अगर आपने पहले वीडियोस देखी हैं तो you would know the drill. The drill is very very simple कि हम आपको सवाल देंगे 3. ये 3 सवाल आने वाली चीजों से ही होने वाले हैं, just to have a quick understanding of how much you know, how much you don't. If you know the answers, good, well enough, go ahead, answer these questions. If you don't, there has to be nothing to be worried about that, oh my god, there were 3 questions, I was not able to answer any, or I was only able to answer 1. हमने अभी इन चीजों की पढ़ाई नहीं की है बच्चे, तो उन सारे सवालों का जवाब देना आपके लिए मुश्किल होने ही वाला है. आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप अभी अपने तरफ से बेस्ट एडुकेटेड गेस लेकर के आंसर करोगे, और क्लास जब एक बार खत्म हो जाएगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो हमें आज पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिखाए, जब हम वो पूरा पढ़ लेंगे तब आप वापस आके इन 3 सवालों को अटेम्प्ट करके फिर से ट्राई करोगे. अगर तब नहीं कर पाए आंसर, तब स्ट्रेस भले ले लेना, बट आई एम 100% श्योर दैट वंस यू लिसन थ्रू एंड गो थ्रू द सेशन, इट वुडंट बी रिक्वायर्ड, you will be able to answer these 3 questions very very easily. So let's get started with the very first question. So in the first few seconds I'll let you read the question, and then in the next few seconds I'll show you the hint also, and then we'll look at the answer. ठीक है?
तो पहला सवाल है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट गेव मच इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ डैश, सेंसस और सर्वेइंग। किस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट? Let's look at the hint. ओके बच्चों, तो ऐसा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हम बहुत सारे सर्वेस करते आए, स्टडीज करते आए कि क्या स्टैट्स है, क्या डेवलपमेंट है, नंबर्स डिटरमाइन करना कि एग्जैक्टली क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है हमारे यहाँ। और इस चीज पे ब्रिटिशर्स काफी इंपॉर्टेंस प्ले करती थी, और इसका जो अभी प्रेजेंट हेडक्वार्टर है वो देहरादून में। इस पे बहुत ज्यादा डिवेलन नहीं करेंगे हम अभी, बिकॉज ये हमें पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। Is this statement true or is this statement false? Take your guess. We will look at the hint also. Okay, showing the hint for you. Maintaining records is useful for smooth administration. Definitely sure gives some understanding. Okay, and बच्चे, जब कोई चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती है, तो वो फैक्ट्स दिखा रही होती है। नेसेसरली लोग क्या सोच रहे हैं उसका अंडरस्टैंडिंग वहां से आए, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस जो है हमारा वो ऑपरेशन बिगैन करता है, सेंसस जो है हमारा वो कब चालू हुआ था? मुगल्स के अंदर, सिख्स के अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर, या मराठास के अंदर? सेंसस जो हमारा डेटा होता है, हम अलग अलग तरह के डेटा देखते हैं ना कि इतनी परसेंट लिटरेसी है, इतना परसेंट ये है। ये सारा डेटा कब से हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, किसके अंडर से हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है? Okay, and guys, this is your hint. This domination had emphasis on administration rather than a genuine desire to uncover the characteristics of Indian population. Who are we talking about? काफी सिंपल है भाई, इतने देर से हम बात किसकी कर रहे हैं? इतनी देर से हम बात ही ब्रिटिशर्स की कर रहे हैं। एक दो चीजें उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन इंटेंट उनका नेसेसरली अच्छा नहीं रहा था। इट वाज डेफिनेटली अबाउट गेटिंग सम डेटा एंड स्टैट्स, बट नॉट नेसेसरली टू हेल्प अस आउट विथ एवरीथिंग, राइट? So Britishers, now let's get started. You must have heard some stories from your parents or grandparents and you find them more interesting, right? So British and the different dynasties make us curious about how they ruled India, how India would have looked like. When we read about
या वी हियर अबाउट ऑल दी स्टोरीज जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट वो लाइफ कैसी रही होगी जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, कितना डिफिकल्ट रहा होगा, कैसे सब चलता होगा। तो क्या कभी आपने खुद से इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की है? क्या वो क्यूरियोसिटी दिखाई है? दिखाई है तो अच्छी बात है, आपका जवाब मिल जाएगा, और नहीं दिखाई है तो हम जगा देंगे इस चैप्टर के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। यानी कि हम जो ये कॉलोनाइजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज से देखो बच्चों, उन्होंने लगभग 200 साल हमारे ऊपर रूल किया, लेकिन 75 साल हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं हमारी आजादी को। वी हैव बीन फ्री फॉर मोर देन 3/4 ऑफ अ सेंचुरी नाउ। अगले 25 सालों में हमारा जो है 25 से वैसे थोड़ा कम, बट ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स, आई एम नॉट डूइंग द मैथ, बट इन नेक्स्ट सम 20 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस को 100 साल हो जाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट वी आर स्टिल रीडिंग अबाउट देम, आई विल कीप रीडिंग अबाउट देम। तो ये सोर्सेज क्या हैं जो हमें बताती हैं कि वो कैसे रूल करते थे, बिकॉज वी डोंट नेसेसरली हैव एवरीथिंग इन रिटन फॉर्म, वी डोंट हैव एवरीथिंग इन द वीडियो फॉर्म। अब वो लोग भी नहीं रहे जो उस वक्त फाइटर्स थे, जिन्होंने स्ट्रगल किया था, जो विटनेस करते थे इन सारे चीजों को। तो हाउ डिड एवरीथिंग यूज टू लुक लाइक, हाउ वाज इट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, राइट? सो एंड हाउ, व्हाट आर द सोर्सेज विच इज गिविंग अस ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जो हमें हमारे पास्ट को इतने डिटेल में समझने में और एक्सप्लोर करने में मदद करता है। तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, ठीक है। हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि कई सारे पेपर ट्रेल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, लोगों ने लेटर्स लिखे हैं एक दूसरे को, बट हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट जो भी करता था उसका एक डॉक्यूमेंट होता था, तो गवर्नमेंट मेंटेन्ड डॉक्यूमेंट, द सर्वेज, द सेंसस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स we have the surveys, right? These surveys which were basically conducted by the government, that is there. And archives क्या होते हैं बच्चे? archives वो जगह होती है जहां पे आप अपने सारे लिटरेरी रिसोर्सेज जो है ना वो मेंटेन करके रखते हो। जो भी कागज है, बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, उसको बचा करके सेफ स्पेस में, एक सेफ जैसा होता है, वो एक सेफ स्टोरेज जैसा होता है जहां पे हम सारे अपने लिटरेरी चीजें जो है वो जमा करके रखते हैं। ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा डेप्थ देती हैं in the understanding of the Britishers' various files, in the surveys and the documents and whatever literary evidences we can find in the archives that we have. Now talking about the British administrative records of colonial India. देखो बेटा, ब्रिटेन चाहे जिस भी पर्पज से रहा हो यहाँ पे, ठीक है, चाहे उसका जो भी इंटेंट रहा हो, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे डेफिनेटली हैड देयर ओन गवर्नमेंट रनिंग। अब अगर उनका इंटेंट हमारा भला करना था नहीं था वो अलग बात है, नहीं था हमें साफ साफ पता है, पर वो अलग बात है। इज द पॉइंट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दे वर अ गवर्नमेंट, राइट, एंड दे हैड अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग। चाहे वो हमसे बिल्कुल भी मतलब ना रखे, लेकिन हमें कंट्रोल में रखने के लिए, फॉर द सेक ऑफ इट, दे नीडेड टू हैव अ प्रॉपर सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू रूल एंड एग्जीक्यूट एवरीथिंग इन प्रॉपर ऑर्डर। ऑर्गेनाइज करना जरूरी था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं, किन चीजों की परमिशन लगी, क्या एक्ट्स पास हुए थे, किसका क्या पर्पस था, क्या डिस्कशन था, क्या मीटिंग हुई, क्या गवर्नमेंट मीटिंग्स हुई, डिफरेंट असेंबलीज ऑफ लॉ मेकिंग में क्या चल रहा था, लॉ क्यों बने, क्या क्या पर्पस है, कहाँ का इम्प्लीमेंट होगा, कब कब इम्प्लीमेंट होगा, कब उसे हटाया जा रहा है, कब उसे लागू किया जा रहा है। ये सारा इंफॉर्मेशन पेपर वर्क में मेंटेन्ड होता है, और ये सारा पेपर वर्क ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेंशन रहता है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड तो जाते वक्त वो सब तो उठा करके नहीं ले जा सकते थे। सो द डेटा विच वी हैव कलेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग, द डेटा विच दे देमसेल्व्स बेसिकली कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो डॉक्यूमेंटेड थी। क्योंकि अब जो है डिजिटलाइजेशन, प्रिंटिंग, ये सब आ चुका था ना, लॉट ऑफ पेपर वर्क हैपेंस फॉर द गवर्नमेंट। अब जैसे हमारे पास बहुत कुछ कंप्यूटर पे सेव्ड होता है, तब फाइलों में भरा होता था, फाइलों में लिखा होता था, ठीक है ना। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, अग्रीमेंट, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, चाहे जो भी होता था, देखो हर एक प्रोसेस, गवर्नमेंट का ये रूल होता है, कोई भी देश का हो, कहीं भी हो, आप हर एक प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते हो।
इसलिए नहीं कि किसी और को पढ़ा सको, लेकिन इसलिए कि आप इंटरनल अगर कभी डिस्कशन करो, इंटरनल इंक्वायरी होती है, इंटरनल क्लैरिफिकेशन चाहिए, या फिर आपका कोई सीनियर है वो जानना चाह रहा है कि क्या है, तो इन सारे रीजंस की वजह से हम अपने जो भी रूलर्स हैं उनको अगर हम आंसर करना चाहते हैं कि क्या हुआ था। अब 5 साल पहले क्या हुआ था, एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इफ आई एम इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, आई वुडंट रिमेंबर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड एंड event to event. So it would be the best case scenario if I record everything, if I maintain a record of everything. And that's what exactly Britishers also used to do, right? Once this was done, this could be properly studied and debated. तो आपस की डिस्कशन, आपस की क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी ये सारी चीजों को मेंशन और रिकॉर्ड किया करते थे। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अब ये रिकॉर्ड्स में क्या क्या मिलता है हमको, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो लेटर्स है इन्होंने एक दूसरे को लिखे हैं, मेमोज जो एक दूसरे को लिखे हैं, मैसेजेस लिखे हैं, आर्काइव्स और म्यूजियम्स में जो अपने रिकॉर्ड्स रखे हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे मूवीज अगर आप देखते होंगे, हिंदी देखो इंग्लिश देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी पुलिस का केस है फॉर एग्जांपल, तो पुलिस स्टेशन में एक एविडेंस रूम होता है, वहां पे कोई भी फिजिकल रिटन एविडेंस, सारे केसेस की फाइल मेंटेन्ड होती है, उसमें सारा कुछ प्रोसेस, कहाँ पे इंक्वायरी की, कहाँ कहाँ पे जांच किया, कहाँ इन्वेस्टिगेशन किया, क्या फाइंडिंग्स थी, कोर्ट ने क्या बोला, A to Z डिटेल ऑफ द केस, क्या एविडेंसेस मिले, क्या एविडेंसेस नहीं मिले, आपने किसको गेस किया है कि कल्प्रिट होगा, कौन प्रूफ हुआ, कौन विक्टिम है, विक्टिम की क्या डिटेल्स है, इस लेवल तक की इंट्रिंसिक डिटेलिंग के साथ जो है पेपर वर्क किया जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में भी की गई थी, ना ही सिर्फ पुलिस वर्क में, अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो कहाँ किया, किसने किया, किसके अंडर लीडरशिप में होगी, इंटेंट क्या है, कितने पैसे अलॉट हो रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आया, कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया है, कितने लोगों को पनिश किया गया, सब कुछ मेंशन रहता था, सब कुछ रिकॉर्डेड रहता। तो ये आर्काइव्स और म्यूजियम्स में हमें मिल जाता है। फिर हर एक प्लान का, पॉलिसी का, अब ये पॉलिसी मेकिंग हुई तो इस पर क्या डिबेट हुआ, क्यों इस पॉलिसी को बनाया गया, द वाई, वॉट, हाउ, वेयर, when everything is answered। हर एक अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऑफिशियल कोर्ट का पेपर है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है, ये सब कुछ रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमें मिल जाता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, यानी कि कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो अगर कहीं प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, वो कहीं अगर किसी तरीके से काम कर रहा है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, क्या इंटेंट है उसका, क्या पर्पस के साथ कर रहा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में मेंशन होती थी। एंड दैट इज हाउ पीपल यूज टू वर्क। और यही रिकॉर्ड्स पे अब हमारा हाथ लग गया, जब वो चले गए वी कैन फाइंड इट। ओके, सो द क्वेश्चन इज those who specialize in the art of beautiful writing, उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी उनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, बट आई एम श्योर यू नो, जो आप खुद भी करते होगे, प्रोजेक्ट में बड़ा सुंदर सजा सजा कर लिखते होगे, है ना, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे, मैम बहुत खराब कर रही हैं क्योंकि इस डिवाइस के साथ लिख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो स्पेशल आर्ट ऑफ राइटिंग है, ये करने वाले लोग लिटरेट होते हैं, कैलीग्राफिस्ट्स होते हैं, आर्टिस्ट्स होते हैं, या नॉवेलिस्ट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हो आप? और ये रहा आपका हिंट। बच्चे, इस आर्ट को जो ड्राइंग की होती है उसे कैलीग्राफी बोलते हैं, और ये करने वाले लोगों को कैलीग्राफिस्ट्स बोलते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी करने वाले लोग कैलीग्राफिस्ट्स होते हैं, एंड दिस वे ऑफ राइटिंग इज कैलीग्राफी। ठीक है, सो द सोल्यूशन इज दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, उन्हें कैलीग्राफिस्ट्स बोला जाता है। Now the question is preservation of British administrative records। भैया अभी से इतने साल हो गए, शुरू में चलो जब आजादी मिली होगी ये रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, बट ब्रिटिशर्स भी तो 200 साल से रूल कर रहे थे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी जो थे वो भी तो कई सारे 200 साल, 100 साल, 50 साल पुराने रहे होंगे अलग अलग प्लान्स के। टुवर्ड्स द लास्ट 50 इयर्स तो बहुत सारा चीज चेंज हो गया था, उसके पहले बहुत सारा चीज है जो हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हमको इन रिकॉर्ड से पता चलता है। ये रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन हुई, कैसे प्रिजर्व हो रही थी, और कैसे आज भी हमारे पास कहीं ना कहीं है, हम डिटेल्स मेंटेन कर रहे हैं।
तो ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स मस्ट बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। तो ये काम ना उन्होंने हमारे लिए खुद ही आसान कर दिया। उन्हें लगा कि अपनी जरूरतों के लिए जरूरी है कि ये जो भी रिकॉर्ड है, जो कुछ भी है, उसको अच्छा से बचा करके रखा जाए, खराब ना हो, हमारे रेफरेंस में जब भी जरूरत पड़े काम है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि ये एलियन लैंड था उनके लिए, एलियन लैंड नेसेसरली नहीं कहेंगे, बट उनका अपना देश नहीं था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, वहां क्या चल रहा है, वहां से कोई ब्रिटेन से हमेशा आता था लीडर, देखता था, उसको हमेशा डाउनलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए था, उसको सारा इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना बहुत जरूरी था, और उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी था। सो दे सेट अप अ रिकॉर्ड रूम अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि मान लो कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेज कर रहा है, ऐसा किसी का ऑफिस है, या वाइस रॉय है, या कोई भी जनरल है, आर्मी जनरल है, जो भी है, जिस भी पोजीशन पे, उन सबके अपने रिकॉर्ड्स होते थे, उन सबके अपनी डिटेलिंग होती थी। इसके लिए एक रूम वो ऑफिस में ही सेट कर देते थे, जहां वो बचा करके अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स रख सके, ताकि कभी भी इंटरनल ट्रांजिशनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन उन्हें खुद भी करना हो आपस में, या ब्रिटेन में किसी को बताना हो, क्वीन को अपडेट करना हो, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड दैट इन अ प्रॉपर डिटेल्ड रिटन फॉर्मेट। तो अब ये कौन कौन से लोग कर रहे थे, अब समझते हैं। तहसीलदार के बारे में पढ़ा है हमने, द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, कलेक्टोरेट, जो कलेक्टर होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो मैं बता रही थी आपको, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज, उनका ऑफिस, कमिश्नर का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते थे उनका ऑफिस, लॉ में कोर्ट का ऑफिस, कोर्ट में भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस, क्या केस चला, क्या हियरिंग हुई, जज ने क्या बोला, जजमेंट क्या थी, हर एक डिटेल रिकॉर्डेड होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल में मेंटेन्ड थे और रखे जाते थे अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसेस के रिकॉर्ड रूम में। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve essential records. अब ऐसा था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड थे। अब उस समय जो है इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी, तो हमने कई बार सुना है कि कई सारी चीजों में आग लगा दी गई, डॉक्यूमेंट्स में नहीं, बिल्डिंग्स में, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में आग लग जाती थी। ऐसे केसेस में ऐसे इंपॉर्टेंट सारे पेपर्स तो नहीं, लेकिन कुछ पेपर्स थे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनका खो जाना, जिनका जल जाना, जिनका डिस्ट्रॉय हो जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन्हें संभाल कर रखना, उन्हें मेंटेन करके रखना वाज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल. So what they started doing is having a separate place which was of course very well protected and where these documents would be the safest and be ensured and preserved. तो उन्होंने proper archives is like a library but not a library of books, library of important documents. तो government की सारे ऐसे records and documents वहां पे record में रखने के लिए उनकी एक library बना दी, archive में रख दिया, म्यूजियम बना दिया, म्यूजियम में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रख दी. दैट ऑल्सो दे हैड स्टार्टेड डूइंग. ओके, नाउ ऑन दैट नोट आई जस्ट क्विकली वांट टू लेट यू नो गाइज दैट आप 8th में आ चुके हो. 8th में आपके कई सारे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स जो हैं अब चालू हो जाते हैं. क्लास 7th में और आपके 6th में ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, बहुत बेसिक होते हैं कि आलू लिया, आलू को कट किया तो उसका कलर चेंज हो गया. ऐसे सारे कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स मुझे याद है, कुछ प्लांटेशन वाले. उनमें से कई सारे हम घर पे परफॉर्म कर लेते थे, कुछ हमारे टीचर्स दिखा देते थे, कुछ हम पढ़ लेते थे और वैसे हो जाता था. तो हमने कभी लैब वाला एक्सपीरियंस नहीं लिया है ना. लेकिन क्लास 8 में क्या है कि अब केमिकल रिएक्शंस और ऐसे कुछ चीजें आ जाएंगी जो ना आप परफॉर्म करना चाहोगे. लिटमस टेस्ट आ जाता है. कुछ चीजों के लिए आपको शायद लैब कभी ना कभी ले भी जाया जाए, 1-2 एक्सपेरिमेंट्स के लिए. 1-2 एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास टीचर आकर करके दिखा देते हैं, हम खुद परफॉर्म नहीं करते बिकॉज वी स्टिल कंसिडर टू बी यंगर एंड नॉट सेफ इनफ टू हैंडल द केमिकल्स एंड स्टफ. तो हम इस चक्कर में होता ये है कि हम कर नहीं पाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स, है ना, हम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर नहीं पाते. सो व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दैट यू एक्चुअली पे अटेंशन एंड रियलाइज दैट प्रैक्टिकल वर्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकली डूइंग समथिंग, परफॉर्मिंग इट बाय योरसेल्फ, नॉट वेटिंग फॉर समबडी टू डू इट फॉर यू. कि हाँ मेरे लिए कोई कर दे, मैं देख लूं, मैं पढ़ लूं थ्योरी की तरह. That doesn't work. Practical is all about learning by doing. अगर हमने खुद किया नहीं तो हम लर्न कैसे करेंगे, और फिर प्रैक्टिकल का तो पूरा पर्पस, पूरा मतलब ही फेल हो जाता है. एंड दैट शुड नॉट हैपन. सो कीपिंग दैट इन माइंड दैट हो सकता है किसी दिन अगर आपको लैब ले जाया जा रहा है, उस दिन आप स्कूल नहीं गए, आपका मिस हो गया,
या आप गए भी तो आपको समझ नहीं आया या ले ही नहीं गया बिकॉज वेर इन 8th स्टैंडर्ड, योर लर्निंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। या कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप करना चाहते हो जो सीनियर ग्रेड्स के हैं, अगर आपने अपने ग्रेड्स के कर लिए हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि रोक दिया जाए हमें, है ना, दैट वी आर स्टॉप्ड, दैट शुड नॉट हैपन। So what we have to ensure is that your learning should keep happening, and hence we have the VLE. VLE is your virtual lab experience, but this is an application that we have created for you. You just have to download this application and you can do whatever experiments you want and practice all of it virtually. It's like playing a game but learning at the same time. How fun and interesting does that sound, right? So just go ahead, download this app, have a wonderful learning experience and keep enjoying. Because again, practicals is all about learning by doing it. Theory पढ़ के practical file बना के मन नहीं भरता है, तो हमारा learning चलता रहना चाहिए, ठीक है? So on that note, also we have a lot of beautiful videos created for you. हमने ऐसे कई सारे videos बनाए हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग जो है वो चलती रहे। हिस्ट्री वगैरह में खास करके बहुत प्यारी एनिमेटेड वीडियोस हैं बहुत डिटेलिंग के साथ। एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है विच इज दैट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट विच इज गिवन मिसेस ऑन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत गैप्स हैं, थोड़ा सा एक चीज पढ़ाया फिर एक बड़ा गैप आ जाता है, फिर कुछ और मेंशन कर देते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ चीजें समझ आती हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। सो बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो डिटेल्ड कनेक्टेड मूवी स्टाइल वीडियोस बनी हुई हैं 3D के साथ, एनिमेशंस के साथ, उनको देखो, उनसे पढ़ो, मज़ा भी आएगा, कहानियों की तरह सुनते भी जाओगे, लर्निंग भी होती जाएंगी, एंड इट्स अवेलेबल फॉर फ्री फॉर अ वाइल। कुछ समय तक फ्री अवेलेबल है, तो जितना फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का उठा लो ताकि कोई दिक्कत ना आए और आपकी लर्निंग पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। So 3D learning videos are mapped to your course book. कोर्स की बात हो, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, सब पढ़ सकते हो। एंड इम्बाइब लेंस का मैजिक तो हम देख ही चुके हैं। यू जस्ट हैव टू स्कैन द टेक्स्ट एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यूल हैव वट एवर डिटेल यू वॉन्ट इन अ वेरी वेरी फन मैनर। प्लस डाउट रेजोल्यूशन भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो बन रही थी, दीज डॉक्यूमेंट्स दैट वर बीइंग क्रिएटेड, ये देखो, ये देख सकते हो आप कैसे प्यार से सुंदर से लिखा हुआ है, ये कैलीग्राफिस्ट्स हैं। ये केयरफुली कॉपी की जाती थी और ब्यूटीफुली लिखी जाती थी कैलीग्राफिस्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो कैलीग्राफिस्ट्स क्या करते थे, बड़े अच्छे से, ऐसा इतने बुरे तरीके से नहीं, बट मतलब ऐसे प्रिजर्वेशन, सो दे वुड क्रिएट योर डॉक्यूमेंट, बहुत ही बुरा लिखा है मैंने, बट दे वुड बेसिकली कॉपी, जो भी प्रिंट हुआ है उसको बहुत अच्छे से हैंड राइट करते थे, स्क्राइब करते थे, और उनको बहुत सुंदर डिजाइन से लिख करके पेपर्स में बना करके रखा जाता था और उनको जमा किया जाता था। 19th सेंचुरी तक हम ये देखते हैं, बाय 19th सेंचुरी वी बेसिकली मीन दैट बिटवीन 1800 टू द 1900s, एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द 1900, 19th सेंचुरी में हम ये देखते हैं दैट प्रिंट स्प्रेड हो गया था काफी। तो आप क्लास 10th में प्रिंट की हिस्ट्री पढ़ोगे, बट प्रिंट के बारे में मैं थोड़ी सी बात ये बता दूं बच्चे की, 1300 तक जो है, ईयर 1300 तक प्रिंट प्रॉपरली इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता था जिससे हम उसे अब जानते हैं। उस वक्त जो चीज होती थी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। अभी कपड़ों में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आपको मिलेगी, उसमें होता क्या है कि एक सर्टेन पैटर्न, एक सर्टेन चीज एक वुड के ब्लॉक पे लिख दी जाती थी और उसी को जगह जगह छाप दिया जाता था। तो मल्टीपल टेक्स्ट, बहुत ज्यादा टेक्स्ट उस तकनीक से प्रिंट कर पाना मुश्किल होता था। 1440s के अराउंड जाकर के पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आता है, उसमें भी कलर सारी चीजें नहीं हो पाती थी, और टाइम लगता है और इवॉल्व होता है प्रेस धीरे 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 धीरे। तो 1700 से लेकर के 1800s के दौरान ये होता है कि प्रिंटिंग काफी इवॉल्व हो जाती है। तो जब प्रिंटिंग इवॉल्व होती है तब कॉपीज बनाना, प्रिंट करना, चीजों का डॉक्यूमेंट्स लिखना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि टाइपराइटर भी आ जाएगा, है ना, और टाइपराइटर से कुछ भी टाइप करना वुड बी वेरी इजी rather than writing it by hand. So multiple copies of these records were printed and proceedings of each government department. तो ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट तो सिर्फ इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए सिर्फ नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स जो है कोई भी इंपॉर्टेंट वो रेगुलेट भी की जाती हैं। कहाँ रेगुलेट की जाती हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट में रेगुलेट की जाती हैं एज अ कम्युनिकेशन, एज एन ऑर्डर, फॉर मल्टीपल पर्पसेस, ऑर्डर करने के लिए, या फिर कम्युनिकेशन मतलब आपको डिटेल्स कहीं से कहीं पहुंचाने के लिए कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, दिस इज टू मेक यू अवेयर दैट दिस इज हाउ इट विल गो।
ठीक है, टू कीप पीपल इन लूप, हैव यूनिफॉर्मिटी। तो इन सारे पर्पसेस के लिए एक एक चीज जो लिखी जाती थी उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती थी और सब जगह पे क्या कर दिया जाता था, उसे सर्क्यूलेट कर दिया जाता था, रेगुलेट कर दिया जाता था, सारे लोगों तक पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, now we also have to understand that the Britishers also started something which was actually cool, which we still continue and should be continued everywhere, which is conducting surveys. Now what do you mean by conducting surveys? Does anyone know? If you know तो मुझे comment section में आप जरूर बता करके जाना कि आपके हिसाब से सर्वे की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। नॉर्मली सर्वे करने का मतलब होता है बच्चे किसी भी डिटेल को डेटा पॉइंट्स के साथ एग्जामिन करना, किसी भी केस की स्टडी करना, बहुत क्लोजली उसमें लुक इनटू करके, डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके, डिस्क्रिप्शंस और एग्जामिनेशंस के थ्रू सब कुछ समझ करके और डेटा बनाना, ग्राफ बनाना, नंबर्स और डिटेल्स, फैक्चुअल डिटेल्स मेंटेन करना। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज पे बहुत काम किया, बहुत सारे सर्वेस कराए उन्होंने, बोटानिकल सर्वेस कराए, कितने प्लांट्स हैं, कितने जंगल हैं, कहाँ पे है, जूलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, हिस्टोरिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या कहाँ पे होता है, क्या कहाँ पे नहीं होता है, ऑल ऑफ दीज सर्वेज वर ऑल्सो डन। रेवेन्यू सर्विस, कितना टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, कितना टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, कितने जगहों से हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं, कितनी जमीनों पे टैक्स लगता है, कितना लगता है, उससे कितने पैसे आते हैं, हर एक चीज का जो है ना डिटेल्ड डेटा बेस्ड स्टडी इज वॉट दे यूज टू गेट डन। देन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, ये हर तरह के सर्वेज जो है वो भर भर के ब्रिटिशर्स कराते रहते थे। इंपॉर्टेंस क्या है सर्वेज की इन जनरल, या ब्रिटिशर्स के लिए ये सर्वेज इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? अगर वो इतना अटेंशन पे कर रहे थे इन सर्वेज को, ऑब्वियसली उनके दिमाग में कुछ बहुत, देखो ब्रिटिशर्स कहीं पे भी ना अपना टाइम, पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते थे unless they used to find something very very crucial और very important और very significant, very beneficial for them। कुछ जब तक उनको फायदा नहीं दिखेगा वो टाइम, एनर्जी कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और यही केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हुआ करती थी। सो ब्रिटिशर्स मानते थे कि एक ऐसा देश, they believe that a country had to be appropriately known before it could be effectively administered। यहाँ एडमिनिस्टर से उनका मतलब था रूल्ड। देखो बेटा, उन्होंने अगर मान लो कि टैक्सेशन का रूल बनाया, कोई टैक्स जो है लगाना शुरू किया और टैक्सेशन का रूल बनाया। अब ये टैक्सेशन में हमें क्या समझना है कि until unless they knew that how many cultivable grounds were there, वो फार्मिंग पे कैसे टैक्स लगाएंगे, उनको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता होगा कि कितना उनके पास टैक्स जो है वो आ सकता है। तो ये सारा सर्वे करने से उनको पता चलेगा कि अच्छा हमारे यहाँ जो है 1840 फार्मर्स हैं जिनके पास 4050 एकड़ टोटल मिला करके जमीन है। हम एक एकड़ के ऊपर लगभग 10 रुपए का टैक्स लगाते हैं, तो हमें 40,500 रुपए टैक्स में आने चाहिए। समझ रहे हो डिटेलिंग सर्वे का? तो इनका ये मानना था कि आपको कोई भी रूल, रेगुलेशन, कुछ भी सिस्टम बनाना है, इस सिस्टम के लिए आपकी अवेयरनेस ऑफ द प्लेस, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसी जगह है, कहाँ है, क्या है, कितना है, कितने लोग हैं, सारे नंबर्स क्या है, राइट? सो इन द विलेजेस द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, कैसा एरिया है, किस तरीके की जमीन है, द सॉइल क्वालिटी, ताकि हमें पता रहे जहां पे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है वहां ज्यादा टैक्सेशन करेंगे, ज्यादा आपकी आएगी टैक्स, ज्यादा कल्टिवेशन होगा। फ्लोरा फौना, प्लांट्स, एनिमल्स किस तरीके मिलते हैं, लोकल हिस्ट्रीज क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ऑल द डिटेल्स, तभी तो बेस्ट तरीके से निचोड़ करके अच्छा रूल रेगुलेट करके अपने पैसे अपना फायदा वो कर सकते। ये सारे फैक्टर्स उनके लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन उस रीजन को बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। बट अगेन ऑफ कोर्स उसमें उनका बहुत ज्यादा फायदा भी था जो वो देख रहे थे और इस इंटेंट से ही करना चाहते थे वो। ठीक है, so the question is, other than keeping records, the practice which became common in colonial administration was editing, reading, surveying or competing।
So guys, we have understood that surveying is something which was very, very important for them. And that is what they used to take very seriously, because for a better administration, they needed all the numbers. Only then they could, milk the cow called India the best way possible in their capacity. Now, what are the problems? What are the challenges? What are the drawbacks of the colonial records? रिकॉर्ड्स बनाए तो हैं इन्होंने, बट उन रिकॉर्ड्स में कुछ इश्यूज हैं. क्या इश्यूज हैं ये? The British wrote down everything that happened in India from an official point of view. आप समझ रहे हो? कोई भी सब्जेक्टिविटी, कोई भी पर्सनलाइजेशन इन रिकॉर्ड्स में नहीं है. तो हमें इन पर्सन डिटेल जो है नहीं मिलती है. हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? ऑल वी गेट इज फैक्ट्स, नंबर्स एटसेट्रा. हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीजें मिलती हैं. So official records do not always help us understand what the people of the country felt and what lay behind their actions. इन्होंने क्या एक्ट लगाया, क्या पॉलिसी बनाई, ठीक है, क्यों बनाई, ये सब तो पता चल जाता है. But what was the effect of it? How did the people react to it? Did they accept it or did they feel offended? ये सारे डिटेल्स प्रेजेंट नहीं है. तो जो फंक्शन हुआ पता चलता है, उसका इम्पैक्ट और रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं. These records help historians understand more about an organized way of writing records. तो हमें सिर्फ ये समझ आता है कि क्या डिटेल्स थे, क्या एक्शंस लिए इन्होंने, किस तरीके से ये अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया करते थे, इनका क्या इंटेंट था, ये क्या करना चाहते थे, क्या पॉलिसीज बना रहे थे, किस तरीके से फंक्शनिंग चल रही थी. लेकिन बाकी डिटेल्स हमको यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं कि लोगों पे क्या असर आया. कोई एक्ट अगर लगा तो क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, सक्सेसफुल हुआ तो किस एक्सटेंट में हुआ, कितने लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और क्या उस सक्सेस का रिजल्ट था, फेल हुआ तो क्या हुआ. बट मोर ओवर अ मेजर थिंग दैट इज द प्रॉब्लम इज, जो सिटीजन्स की कहानी है उस पे हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती है. हमें सिर्फ पता चलता है क्या किया गया, उसका असर क्या हुआ, किस पे हुआ, किसने किया, वो नहीं पता चलता है. तो हम ये कैसे पता करते हैं कि हमारे जो लोग थे, है ना, जो सिटीजन्स थे ऑफ इंडिया, वो उस वक्त क्या कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे? बिकॉज हमें बहुत सारे डिटेल्स पता है, हाउ पीपल वर फीलिंग, हाउ दे फेल्ट, नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे आया. ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिल रही है? They tell us what the officials assumed. Who? The non-official records. Non-official records, non-official लोग बनाते थे. Non-official से क्या मतलब है? Non-official not necessarily people who were not working, but कहीं ना कहीं हिडन तरीके से, या फिर आप ये समझ लो कि कोई गवर्नमेंट के लिए काम करता है लेकिन गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ब्रिटिशर हो या इंडियन हो, उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन लिख दिया. अगर कोई लॉ बना जिसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सारी डिटेल्स दे रहा है आपको, लेकिन उसका बाकी असर क्या हुआ, बाकी इफेक्ट क्या हो रहा है, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, ये सब नहीं पता चल रहा है. तो मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है जिसे बोला गया कि ये इम्पोज कर दो लोगों पे, और उसे अच्छा नहीं लग रहा है ये करना, तो उसने क्या किया, कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट मेंटेन की जिसमें उसने अपने सारे ऑब्जर्वेशन लिखे, उसने बताया कि लोगों के क्या स्ट्रगल्स थे, क्या चीज उसे बॉदर कर रही थी. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अनऑफिशियल हो गए. या कोई फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, उस फ्रीडम फाइटर ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है. या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है जो कि फ्रीडम फाइटर भी नहीं है, मतलब घर पे रहते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, किसी चीज में ना काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या अपना रेगुलर कुछ जॉब कर रहे हैं, वो बताते हैं कि
क्या स्ट्रगल्स थे, क्या चैलेंजेस थे, इन सब चीजों को हम नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट, सो बेसिकली ये वो है जो ऑफिशियल अजम्पशन से दूर है, और ये हमें ये बताती है कि ऑफिसर्स क्या सोचकर काम करते थे, क्या उनका इंटेंट था, क्या पर्पस था, व्हाट दे वर फोकस्ड ऑन, व्हाट दे वांटेड टू प्रिजर्व फॉर सब्सिक्वेंट जनरेशंस, वो अपने लोगों के लिए क्या अचीव करना चाहते थे, क्या प्रिजर्व करना चाहते थे। These records do not always help us understand the lives of common people. A lot of times they do, but a lot of times they don't. A lot of times they're again just talking about the officers. कि उन्होंने क्या सोच के किया, क्या इंटेंट था, यानी कि कोई एक्ट किया गया है तो उसका डेटा हमें उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिलता था, और उस क्यों उन्होंने किया उसका एक परसेप्शन हमें नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिलता था। लेकिन वो सब कुछ होता ऑफिसर्स ऑफिशियल चीजों के बारे में था, लोगों के बारे में नहीं था। सो टू अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ द पीपल विल हैव टू लुक समवेयर। हमें ये समझ आया कि सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल और अनऑफिशियल हमारे लिए काफी नहीं है, हमें और भी सोर्सेज ढूंढने होंगे। लेकिन ये सोर्सेज ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, ये ऐसे ही नहीं था कि अभी सोचा और हलवा है कि आपने फट से प्रोड्यूस कर लिया। आपको वो सोर्सेज ढूंढना रिलायबिलिटी के साथ कि वो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, वो सही हैं, उनमें डिटेलिंग है, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता था। ठीक है, तो जैसे अब ये सोर्सेज में हम क्या बोल रहे हैं, डायरी एंट्री ऑफ पीपल। जैसे कि आपने एन फ्रैंक का नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो आप क्लास 9th या 10th में पढ़ोगे डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक बच्ची थी, हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। हिटलर एक डिक्टेटर था बच्चे जर्मनी में, काफी फेमस इनफेमस सो टू से। नाम बहुत बड़ा है बट अच्छी चीजों के लिए नहीं। हिटलर डिक्टेटर थे और उन्होंने क्या किया था, वहां पे जितने भी जर्मनी में ना जर्मन डिक्टेटर थे, जितने भी ज्यूज रहते थे, ज्यू एक बैकग्राउंड था, रिलीजियस बैकग्राउंड होता है, रिलीजियस सोशल कैटेगरी होती है, उनको ज्यूज से बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने ज्यूज को टारगेट करके मारना शुरू कर दिया था, सबको मार देते थे या तो जेल में डाल देते थे, ऐसे करके। आप क्लास 9th में हिटलर पे पूरा एक चैप्टर है। तो कई सारे लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे थे उसकी कहानी लिखते हैं। तो ये एन फ्रैंक जो है एक छोटी सी 7 या 8 साल की बच्ची होती है जो एक डायरी मेंटेन करती है जिसमें उसने सारे स्ट्रगल लिखे कि कैसे उसकी फैमिली पहले छुप कर रहती थी, फिर उनको जो है वो पकड़े जाते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल फैलते ही जाता है। वो देश छोड़ के जर्मनी छोड़ के गए, लेकिन जिस देश गए वो देश भी जर्मनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। हिटलर की आर्मी पहुंच गई, वो ज्यूज थे तो उनको पकड़ लिया, उनको ले जाके उस कैंप में रख दिया जो कि प्रिजन की तरह था, उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते थे। वहां पे हालत कितनी खराब थी और वहां पे बड़ी छोटी सी उम्र में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये डायरी उनके फादर के पास बचती है जो खुद भी बच जाते हैं, बाकी फैमिली के सारे मेंबर्स मर जाते हैं। तो ये डायरी उन्होंने पब्लिश करा दी और अब उस डायरी में उन्होंने जो भी कहानी लिखी है वो हमें लिटरेचर में पढ़ाई जाती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे हार्श कंडीशंस में डिफाइन करते हैं। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स हमको अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन देते हैं ऑफ व्हाट अदरवाइज वाज गोइंग ऑन व्हिच वी डू नॉट गेट फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंटेशंस व्हिच पीपल हैव डन। तो लोगों की डायरी, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स का अकाउंट, जब वो घूमे तो उन्होंने क्या विटनेस किया। हो सकता है इंडियंस ना हो तो और आराम से लिख पा रहे थे, किसी बाहर देश के थे तो उन्होंने हर एक चीज जो ऑब्जर्व किया उसको लिखा। कई सारे लोगों ने खुद अपनी कहानी लिखी, जो बड़े लीडर्स थे, अगर मान लो महात्मा गांधी जैसे हो गए, उन्होंने नहीं लिखा। बट एक बात कह रही हूँ कि अगर महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ज्योतिबा फुले, ऐसे ठीक है, ऐसे कई सारे क्या नाम है, MR जयकर, ऐसे बहुत सारे नाम आपको सुनने में आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लोग जिन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया या जिनके बारे में हम पढ़ते हैं जानते हैं, उन्होंने अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, हिटलर ने जैसे खुद में कैंप लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ लिखा है, या पॉपुलर बुकलेट्स जो हैं उस वक्त लोग न्यूज़पेपर्स के थ्रू बहुत कुछ बताया करते थे। ये रिवोल्यूशनाइज करने के लिए, इंडिपेंडेंस की आग जलाने के लिए भी आपकी न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया जाता था, जिनमें भी ये सारे अकाउंट्स और ये एक्ट्स वगैरह के बारे में क्या फीलिंग थी लोगों की, ये सब चीजें मेंशन की जाती थी। प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस किया गया था, न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जा रहे थे, इश्यूज पे डिबेट होती थी पब्लिक में, ये सब चीजें लोग लिखते थे, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करते थे। तो जब हम ये रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन फिर भी थोड़ा फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ सिटीजन्स मिल जाता है। नाउ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट्स रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। आप ये चीज समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा है। कुछ लोग जो कहानियां लिख रहे थे, कविताएं लिख रहे थे,
वो अपने इमोशंस को बताने के लिए, जताने के लिए लिख रहे थे, वो इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, लोगों में आग जलाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए नहीं लिख रहे थे। वो लिख रहे थे क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स बयां करना चाहते थे। वहीं पे कुछ लीडर्स थे, कुछ नेशनलिस्ट रिफॉर्मर्स थे, कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी लिख रहे थे। वो जो लिख रहे थे, द आइडिया ऑफ दैट वाज एक आइडिया स्प्रेड करना, लोगों को मोटिवेट करना, इंकरेज करना, मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए पुश करना। तो ये परसेप्शन की बात है कि पर्पस क्या था किसके क्या लिखने का, और वो डिफरेंस हमें उनकी राइटिंग में भी नजर आता है। ठीक है, अब इसी के साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं द यूजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो बच्चे, आज हम बहुत सारी एड्स देखते हैं, है ना। आप जब घर से निकलते हो तो आपको बिल बोर्ड्स दिखाई देते हैं, घर के बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए, या न्यूज़पेपर में, या फिर आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो वहां पे अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग तरीके से एड्स डिस्प्ले होते हुए दिखते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट का जो काम है, ये आज का आज नया शुरू नहीं हुआ है। एडवर्टीजमेंट जो है बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी किया जाता था ये एडवर्टीजमेंट का काम। ठीक है, तो द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस वाइल इन द फोरग्राउंड seated on a horseback in the third is the third son of Queen Victoria of Britain। ये जो आपको दिख रहा है, ये थर्ड सन है क्वीन विक्टोरिया के, जो उस वक्त रानी थी। प्रिंस आर्थर नाम है उनका, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ कनॉट। तो ये लेकिन किस चीज का ऐड है, देखो लिप्टन्स टी का ऐड है, यानी कि ये कोई टी का ऐड करा, और ये लिप्टन टी कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन राजा की फोटो लगाई रखी है। तो अब जब हमें गाड़ियां बेचनी है, कोई नूडल्स बेचना है, खाने का सामान बेचना है, कोई बेवरेजेस सेल करना है, तो अब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अब हम किन लोगों की मदद लेते हैं, अब हम सेलिब्रिटीज की मदद लेते हैं, या सोशल मीडिया पर्सनालिटीज इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेते हैं, क्रिकेटर्स की मदद लेते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की, उनको लेकर आते हैं। तो इन लोगों की पिक्चर्स जब हम लगा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे हम इनके फॉलोवर है, या इतनी बड़ी हस्ती हैं, ये अगर कह रहे हैं या ये इन चीजों का इस्तेमाल करें, एक परसेप्शन हो जाता है कोई ऐड करता है तो, कि दैट दे आर प्रोबेबली यूजिंग द सेम थिंग्स। तो आप उन चीजों को खरीदना शुरू कर देते हो। पहले के जमानों में प्रिंस और प्रिंसेसेस, किंग्स, क्वींस, इन लोगों को एड में लगाया जाता था, क्योंकि उस जमाने के सेलिब्रिटीज वही थे, मूवीज वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो ये लोग जब अपने एडवर्टीजमेंट्स में छपते थे तो लोगों के अंदर आता था एक फीलिंग कि अरे जब रॉयल हाउस के लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, हमें करना चाहिए। बट द पर्पस वाज एडवर्टीजमेंट। ठीक है, but from these sources, history cannot be explained, and how the tribals and the peasants and the workers of the mines or the poor, the streets lived in their lives. ये I think slide थोड़ी आगे पीछे हो गई है, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में ये डिटेल। तो हमें नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये समझ तो आ गया है कि लोगों की फीलिंग्स, उनके स्ट्रगल्स, जो एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी पे उनके साथ प्रॉब्लम्स थी, ये सब चीजों के बारे में हमें नहीं पता चल रहा है, ना पता चल पाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। तो नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमारे लिए वैसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं आती हैं। ठीक है, एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s when Delhi was established। तो ये आर्काइव वाली जो ऑफिस है 1920s में आती है, जब दिल्ली जो कंट्री है वो मतलब सिटी स्टैब्लिश किया जाता है। नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स दोनों ही बहुत ही पास पास लोकेटेड हैं वाइस रीगल पैलेस के। इट रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस दीज इंस्टीट्यूशंस हैड इन द ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो उनके हिसाब से ब्रिटिशर्स की जिंदगी में, ब्रिटिशर्स के लिए इनकी जो भी इंपॉर्टेंस थी, जिस तरीके से वो मेंटेन करते हैं, हमें समझ आता है कि बहुत ज्यादा जरूरी थी, और इसलिए बहुत प्रिजर्व करके इन डॉक्यूमेंट्स को रखना चाहते थे। सो म्यूजियम्स वर ऑल्सो स्टैब्लिश टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। हमने देख ही लिया, आर्काइव्स और म्यूजियम्स दोनों ही बनाए जा रहे थे। बोटानिकल गार्डन्स एंड नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम्स एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। तो अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना लोगों के बारे में, जो उन्होंने एक्ट्स किए, एक्टिविटीज किए, उनके बारे में, या फिर प्लांट्स, एनिमल्स, हमने देखा है सर्वेज भी अलग अलग कराते थे। तो म्यूजियम वगैरह में हमें वो भी देखने को मिलता है। सो हियर कम्स योर क्वेश्चन, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, ये कौन से साल में एस्टैब्लिश किया गया था? 1920, 1910, 1935 या 1915?
एंड द ईयर माय डियर स्टूडेंट्स वाज 1920। कौन सा साल था? 1920 थी। म्यूजियम सब कुछ इसी वक्त बनाया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कर लिया है सेशन फिनिश. So let's quickly summarize what we have done. We've also winded up the chapter. There are many sources of colonial history in India. Official records हैं, surveys हैं, archives हैं जो हमारी मदद करते हैं. The data collected by the British during this period, ये document किया गया है अलग अलग forms में अलग अलग जगह. To preserve the records, record rooms attached to all administrative institutions were created. तो उन्होंने खुद ही अपने रिकॉर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी और उसको मेंटेन करने की कोशिश की, प्रिजर्व किया, रिकॉर्ड रूम्स बनवाया, आर्काइव्स बनवाए, म्यूजियम्स बनवाए. इन रिकॉर्ड्स में हमें बहुत अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है. टपोग्राफी कैसी थी, सॉइल की क्वालिटी क्या है, फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्रीज, क्रॉपिंग पैटर्न. Now there are some other literary sources, जैसे नॉन ऑफिशियल सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें पता चलता है बहुत कुछ अपार्ट फ्रॉम जस्ट द डेटा, बिकॉज डेटा जो ऑफिशियल है वो हमें लोगों के बारे में नहीं बताता है. बट लिटरेरी सोर्सेज जो नॉन ऑफिशियल है वो भी हमें लोगों के बारे में हमेशा नेसेसरली नहीं बताती है. वो हमें बहुत सारा ऑफिसर्स क्या सोचते थे, क्या सोच के किया, ऐसे सारे इंसाइट्स देते हैं. अनऑफिशियल इंसाइट्स देते हैं लेकिन लोगों के बारे में हमेशा नहीं देते. ये लोगों के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारी आती है डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज की. इन सारी चीजों से हमें पता चलता है. और जैसे खास करके अगर लीडर्स की बात की जाए, नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरिस्ट की बात की जाए, तो उस वक्त न्यूज़पेपर वगैरह ये लिखते थे. द आइडिया वाज फॉर देम टू मोटिवेट पीपल एंड spread a certain idea, whereas the poets and the creators and the playwrights and the artists, what they were writing was to express their emotions, how they were feeling. ठीक है. So on that note, we have actually finished this session. If you enjoyed the session and you understood, do not forget to hit the like button. Do make sure to share the video with your friends and do tell me in the comment section कैसा लगा आपको वीडियो. एंड बच्चों, इम्बाइब में आपके लिए बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं हमारे पास. हम आपके लिए कॉन्स्टेंटली लाइव क्लासेस कंडक्ट कराते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत थरो तरीके से हेल्प करेगा, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. डाउट रिजोल्यूशन भी हो सकती है. आपके पेरेंट्स भी आपके लर्निंग के जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं. बट द बेस्ट पार्ट इज कि जब हम अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और प्लान बनाते हैं, वो प्लान कैसे बनाएं, कैसे एग्जीक्यूट करें, टू स्टे ऑन द प्लान, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, ये बड़ी डिफिकल्टी होती है. अचीव जर्नी के साथ आपको इसका स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ बताना है कि आप किस गोल पे हो, किस गोल तक पहुंचना चाहते हो, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, किस टॉपिक में, जिस भी चीज में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है वो सेट कर दो. कितने वक्त में कितना रोज टाइम देना चाहते हो आप, कि मान लो मैं 25 डेज में 2 चैप्टर के लेवल को बेटर करना चाहती हूँ. ठीक है, बढ़िया है. कितना टाइम दूंगी मैं? तो आई हैव 25 डेज. हाउ मच टाइम विल आई स्पेंड ईच डे? आई कांट स्पेंड मोर देन 1 hour बिकॉज मेरे क्लासेस है, पर्सनल स्टडीज है, स्कूल है, इम्बाइब की लाइव क्लासेस हैं. तो ये सब मिल मिलाकर मैं सिर्फ इस चीज को दिन में 30 मिनट्स 45 मिनट्स डेडिकेट कर सकती हूँ. तो मैं ये लिख दूंगी, उसके बाद वो अपने आप आपके लिए प्लान बन जाएगा स्ट्रैटेजाइज होकर. प्लस जब भी आप किसी लर्निंग को बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, बहुत जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट्स लें. और हमारे एनसीईआरटी में कितने ही सवाल होते हैं यार, बड़े थोड़े से दिए हुए हैं. तो यहाँ पे भर भर के आपको हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट भी मिलते हैं, चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी मिलते हैं, चैप्टर स्पेसिफिक टेस्ट भी मिलता है. आप अपना छोटा सा टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे चैप्टर का थॉरो रिविजन करने में बड़ी मदद मिलती है इन वेरी इंटरेस्टिंग वे. प्लस इम्बाइब लेंस एंड कुबू का बेनिफिट तो आप देख ही चुके हो. So just make sure that you go ahead and explore all of this on Imbibe, because it's just the last few days where you have the free access to Imbibe, you guys. And plus Imbibe VLE app and Lens application का beauty and the benefit तो आपको पता ही है, right? Now डाउट सॉल्विंग की मैं बात कर रही थी. डाउट सॉल्विंग अगर आप करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये ऐप अगर आप खोलते हो या वेबसाइट, तो यहाँ आस्क मी या डाउट का ऑप्शन आ रहा है. आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज वेयर इट विल पॉप अप द व्हाट्सएप चैट वेयर यू कैन क्लियरली क्लैरिफाई योर डाउट. टाइप करना है, फोटो लेना है, आप समझ आया, डाउट नहीं समझ आया, हर एक चीज यहाँ पे देखो एमबी आपके लिए कर देता है. आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कैन जस्ट गो अहेड एंड कीप सॉल्विंग योर डाउट्स. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, एकेडमिक है, जनरल है क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू कैन जस्ट से आई नीड मोर असिस्टेंस, आई वांट टू पुट अ पिक्चर, आई वांट टू टाइप अ टेक्स्ट. यू कैन क्लियरली से व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, and you can get your doubts clarified. But it's just as simple as that. It's just you know, बस इतनी सी कहानी है.
सो ऑन दैट नोट वी हैव फिनिश दिस चैप्टर. तो मिलते हैं बहुत जल्द. तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से भी कर लीजिए ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो. And till the next time I see you, bye bye. I'm gonna sign off. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourselves. Make sure to tell me in the comment section how did you like this session or what else would you need my assistance with. I'll be happy to help. और हम मिलते हैं बहुत जल्द. Till the next time, stay tuned and keep imbibing.